हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे इन्होंने कुछ स्पेशल तरीके के चेंजेस लेकर आए थे, जैसे कि सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे थे, न्यू फ्रेंच फ्लैग बन गया था, फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी, नेशनल एंथम बन चुकी थी, नहीं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया था। मतलब कि इंटरनली कोई भी सामान अगर कंट्री के अंदर मूव करा जा रहा था तो उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लग रहा था, कस्टम ड्यूटीज नहीं लग रही थी। फ्रेंच आर्मी इस नेशनलिज्म के आइडियाज़ को और जो आसपास यूरोप के अंदर कंट्रीज थी उन तक स्प्रेड कर रही थी। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स हो गया था और मेजर्स इंट्रोड्यूस हो गया था। साथ ही में लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वल राइट्स लोगों के पास स्टैब्लिश हो रहे थे। अब ये चीज़ देखकर और लोग भी क्या होने लग गए, मोटिवेट होने लग गए। जितने भी यूरोप के अंदर और कंट्रीज थी वो भी मोटिवेट होने लगी। फ्रांस के अंदर इतना सब अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन फ्रांस को रूल करता है 1799 से 1815 तक। नेपोलियन 1804 के अंदर कुछ सिविल कोड्स लेकर आता है। अब हर किसी को रूल करना पसंद है, ऑब्वियसली हर कोई अपना रूल नहीं खोना चाहता, तो इसने क्या करा, कुछ सिविल कोड्स लेकर आए जिसके अंदर एक तरीके से यही रूल करने लग गया था कंट्री को। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें करी थी नेपोलियन ने, जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर कर दिया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो बंधुआ का सिस्टम होता था उसको इसने क्या कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया था और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था। अब ये तो सारी अच्छी चीज़ें करी जो नेपोलियन ने करी थी। इसके साथ कुछ बुरी चीज़ें भी करी थी, जैसे कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली थी। ठीक है, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को नहीं मिलती थी इस समय। दूसरा, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज हो गया था। सेंसरशिप, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करा जाता था कि तुम फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। वुमेन्स के पास वोट का राइट नहीं था, पहले हुआ करता था, वुमेन्स वोट दोबारा से नहीं दे सकती थी। राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं था वुमेन्स के पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब इस चीज़ को लोगों ने लाइक नहीं करा। ठीक है, तो अब यहाँ पर शुरुआत होती है हमारी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। देखो, इस चीज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फ्रांस के अंदर दो ही टाइप के लोग पहले हुआ करते थे। एक तो रिच, जिन्हें हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, और दूसरी पुअर, पीजेंट्री, मतलब फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे ये लोग। तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी ज़्यादातर ज़मीन को ओन करा करते थे। अच्छा, ये लोग शादी भी अमीर लोगों से ही करा करते थे, अमीर लोग अमीरों के खानदानों में ही शादी करा करते थे। काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में थे ये रिच लोग। लेकिन यहीं पर अगर पुअर्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर थे। फिर धीरे धीरे करके मिडिल क्लास इमर्ज होता है। अब ये मिडिल क्लास क्या होता है, देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होता है तो वहाँ से मिडिल क्लास भी आ जाता है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, जब ये लोग बनते हैं, आते हैं, तो ये लोग क्या थे, ये मिडिल क्लास थे। अब मिडिल क्लास का मतलब क्या था, मतलब कि मिडिल क्लास वाले लोग ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे, ना ही ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा रिच थे, और ना ही ये बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो दैट इज़ वाई इन लोगों को हमने मिडिल क्लास बोला था। मिडिल क्लास के अंदर नेशनैलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन होती है, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का जज्बा जागता है। जितने भी ये मिडिल क्लास लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपने नेशनलिज्म को लेकर स्टैंड कर रहे थे। तो दे हैड अ आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब ये लिबरलिज्म का मतलब क्या है, लिबरलिज्म का मतलब काफ़ी सिंपल है, फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले और इक्वालिटी मिले। साथ ही में ये जो मिडिल क्लास लोग थे वो क्या चाहते थे लिबरल नेशनलिज्म के अंदर, कि ऑटोक्रेसी का एंड हो। मतलब जैसे एक ही पर्सन पूरी कंट्री को रूल कर रहा है, उस चीज़ का खात्मा होना चाहिए, अलग अलग रूलर्स आने चाहिए। ये लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आए, साथ ही में रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जिन लोगों को हम लोग वोट दे के चुने वो लोग गवर्नमेंट का भी पार्ट बने। अच्छा, इकोनॉमिकली कुछ चेंजेस थे जो ये लोग चाहते थे, वो ये थे कि मार्केट्स के अंदर फ्रीडम हो।
मतलब मार्केट्स के अंदर कुछ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, वो चीज़ रिमूव हो। जैसे हमें मान लो एक शर्ट सेल करनी है, अच्छा अगर शर्ट सेल करनी है दिल्ली के अंदर तो वो 100 रुपीज़ की, यही शर्ट मुझे असम के अंदर सेल करनी है तो वो 200 रुपीज़ की। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उस चीज़ को ये लोग ख़त्म करवाना चाहते थे। ऐसा ही होता है, एक ग्रुप आता है जिसका नाम होता है ज़ोल्वोरियन। ये क्या करता है, एबॉलिश कर देता है इन सारे टेरिफिक बैरियर्स को, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें मूव करने में या सेल करने में जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें ये लोग ख़त्म कर देते हैं। जब यहाँ पर करेंसीज की बात करें, फ्रांस के अंदर उस समय काफ़ी ज़्यादा करेंसीज थी, तो उस चीज़ को रिड्यूस करके ओनली 2 करेंसीज ये लोग कर देते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ ये करते हैं कि रेलवेज़ का नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें मूव कर पाती हैं आसानी से, और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाते हैं। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जहाँ पर नेपोलियन हार जाता है उस जंग को। अब इस जंग को हारने के बाद क्या होता है, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, मतलब वो लोग जो मोनार्की को सपोर्ट करा करते थे, राजाओं को सपोर्ट करा करते थे, वो लोग एक तरीके से जीत जाते हैं। और जो लिबरल्स, मतलब जो डेमोक्रेसी वोट देकर गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट करते थे और न्यू आइडियाज या चेंजेस को सपोर्ट करते थे, वो लोग एक तरीके से हार गए थे, जस्ट बिकॉज नेपोलियन इस जंग को हार गया था। फिर होती है ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर क्या होता है, जो बर्बन डायनेस्टी होती है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए खानदान होता है, खानदानी राजा होते हैं इसके अंदर, ये लोग दोबारा से फ्रांस के अंदर पावर के अंदर आ जाते हैं। मतलब वही राजाओं का राज दोबारा से वापस आ गया था, वोट देकर गवर्नमेंट वाला सिस्टम खत्म। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है, एक फ्रांस की बाउंड्री बन जाती है। फ्रांस की क्या थी, पहले बाउंड्री नहीं थी, प्रॉपर स्पेसिफिक लोकेशन नहीं थी, तो ये लोग क्या थे, वॉर करके अपनी जगह इंक्रीज करते रहते थे। लेकिन अब क्या हो जाती है, इनकी एक प्रॉपर बाउंड्रीज डिसाइड हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, जो मेन चीज़ थी, वो ये थी कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने करे थे उनको अंडू कर दिया जाए। लेकिन कुछ रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, और यही थे हमारे लिबरल्स। लिबरल्स मतलब जो लोग इस चीज़ के अंदर बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी हो और न्यू आइडियाज़ को सपोर्ट हो, उन लोगों ने अब सीक्रेट सोसाइटीज़ क्यों बनाई थी, उन्होंने इसलिए बनाई थी बिकॉज इस समय कंजर्वेटिव्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो लोग जीत गए थे क्योंकि। तो यहाँ पर लिबरल सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते हैं, जिसमें से गियुसेप्पे मैज़ीनी एक थे। अब इन्होंने क्या करा था, मैज़ीनी ने कुछ 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, एक थी यंग इटली इन मर्साई और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। अब यहाँ पर इनका बिलीव क्या था, इनका एक ही बिलीव था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और जो मोनार्की है वो हट जानी चाहिए, जो राजाओं का राजा ये हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर आता है एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में जो होता है। तो जुलाई 1830 के अंदर जो राजा थे, बॉर्बन किंग्स थे, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्टैब्लिशमेंट होता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, मतलब वो राजा जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। मोनार्की के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, कि राजा अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं और जो रूल उन्हें फॉलो करना है उसे करते थे, बाकी जो नहीं करना उसे नहीं करते थे फॉलो। तो यहाँ पर राजाओं को भी रूल्स फॉलो करने पड़े, तो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी। अब इस चीज़ के अंदर लिबरल्स का बहुत बड़ा हाथ था। बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया था। ग्रीस, मतलब जो फ्रांस के अंदर आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, वो ग्रीस तक भी पहुंच गई थी। ग्रीस के लोग भी क्या हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे। ग्रीस को ओटोमन एम्पायर ने 15वीं सेंचुरी से रूल करा था, लेकिन अब फाइनली ग्रीस के अंदर भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लिखी गई थी ग्रीस के अंदर इन 1832। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जब मैं रोमांटिक इमेजिनेशन की बात करता हूं तो आपके सामने ऐसे वाला रोमांस आ जाता होगा, बट इस रोमांस की बात नहीं हो रही। उस समय रिवोल्यूशनरीज ट्राई कर रहे थे कि कैसे लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। तो इस चीज़ के अंदर फिलोसफर, राइटर्स और पोएट्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। इन्होंने लोगों के इमोशंस का यूज़ करा, मतलब कि लोगों को फोक सॉन्ग्स के थ्रू, कुछ स्टोरीज के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू जोड़ने की कोशिश करी। अच्छा, अब इनमें से ही एक थे जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रेड हेडर। इन्होंने क्या करा, कुछ कल्चरल सॉन्ग्स हुआ करते थे, कुछ फोक सॉन्ग्स हुआ करते थे, पोएट्री हुआ करती थी और फोक डांसेस हुआ करते थे। इसके थ्रू लोगों को जोड़ा और रिवोल्यूशन के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करवाया। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब हंगर और हार्डशिप का समय था, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया था कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा कम थी, मतलब जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन
लोग जो जॉब करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे। जितने भी रूरल एरिया मतलब कि गांव के लोग थे वो लोग सिटीज़ के अंदर आ गए थे और खाने पीने की चीज़ों का दाम भी धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था। 1848 के अंदर जो पॉपुलेशन थी जितनी भी पेरिस की वो रोड के ऊपर आ जाती है, एक तरीके का रिवोल्यूशन करते हैं वो लोग, प्रोटेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का राजा लुई फिलिप जो राज कर रहा था वो भाग जाता है और अब नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम कर लिया था रिपब्लिक को। अब यहीं पर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 1845 के अंदर सिल्सिया के अंदर एक रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। अब ये आखिर होता क्यों है? देखो, मेन रीज़न ये था कि जो वीवर्स थे उनको काफ़ी कम लो वेजेस दी जा रही थी। वो डिमांड कर रहे थे कि हमें हाई वेजेस मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्टर्स की पिटाई वगैरह कर दी थी। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनसे काम ज़्यादा कराते थे, पैसा कम देते थे। इस चीज़ के ऊपर ये पूरा रिवॉल्ट हुआ था। कब हुआ था? ये 4 जून को हुआ था। वीवर्स की क्या डिमांड थी? हाई वेजेस। आगे हम लोग पढ़ते हैं 1848 का रिवोल्यूशन जो लिबरल्स ने लीड करा था। रिवोल्यूशन जो कि लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास ने लीड करा था, इसकी वजह से क्या चीजें हुई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है इसका सेटअप होता है 18 मई 1848 को, जहां पर कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग इलेक्ट करते हैं 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये सारी चीजें हो रही होती हैं इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। यहां पर ड्राफ्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन नेशन। अब इस चीज को अपोज करा जाता है बाय द पर्शियन किंग। क्यों अपोज कर रहे होते हैं वो? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो राइट्स वर गिवन टू वर्कर्स एंड वुमेन्स जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इस रिवोल्यूशन के अंदर, उनको ही राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। अब जो ऑटोक्रेट्स और मोनार्क थे उनको सिंपली फोर्स करा जा रहा था कि वो लोग एबॉलिश कर दें जो एक तरीके से फोर्स्ड लेबर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बंधवा मजदूरी, इस चीज को खत्म कर दें। और हंगेरियंस को ग्रांट करी जा रही थी ऑटोनॉमी। अब शुरू होती है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी ओटो वैन बिशप जो थे वो पर्शियन आर्मी के और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से टुक ओवर कर लेते हैं लीडरशिप मूवमेंट को। अब देखिए क्या हो रहा था कि ये जो ओटो वैन बिशप थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, बिकॉज 3 वॉर्स जो चल रहे थे 7 साल से, उनको इन्होंने जितवाया था पर्शिया को। तो पर्शियन जो थे विक्ट्री इन्होंने करवाई थी और यहीं पर केसर विलियम I क्या बन जाते हैं? न्यू हेड ऑफ द जर्मन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ ओटो वैन बिशप। अब यहाँ पर इटली की बात करते हैं। इटली पहले डिवाइडेड था इन 7 स्टेट्स। इनिशियली यूनिफिकेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करा था ग्यूसेप माजीनी ने, लेकिन वो फेल हो गया था। फाइनली चीफ मिनिस्टर कैवियोर लीड करते हैं इस मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ ग्यूसेप गार्बल्डिनी और ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और फाइनली विक्टर इम्यूल II क्या बन जाते हैं? न्यू किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जब 1688 की बात करी जाए तो इंग्लैंड स्टैब्लिश हुआ था एज अ नेशनल स्टेट। इंग्लिश पार्लियामेंट ने सीज कर ली थी पावर जो वहां का मोनार्क था उसकी। अब मोनार्की की पावर को सीज करने का मतलब क्या है कि जो राजा की जितनी भी पावर हुआ करती थी उन्हें रोक दिया गया था, एक तरीके से उनके ऊपर बैन लग गया था। अब यहीं पर एक एक्ट आता है इन द यूनियन ऑफ 1707 जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का सेटअप होता है। 1801 के अंदर जो आयरलैंड था उसे फोर्सिबली ब्रिटिश लोग ले लेते हैं। बट हाउ? क्योंकि आयरलैंड के अंदर जो रिवोल्यूशन हो गया था वो फेल हो गया था, इस वजह से जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था आयरलैंड को। अब स्टैब्लिश होता है एक और नया ब्रिटिश नेशन जिसको फाउंड करा था थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। मतलब अब यहाँ पर जो ये डोमिनेटिंग इंग्लिश कल्चर था इसने ही इसको क्या करा था? प्रोपगेट करा था, इसने ही इसे रूल करा था, इसी के ऊपर टेक ओवर करा। विजुअलाइजिंग द नेशन। जब हम लोग नेशन को विजुअलाइज करा करते थे उस टाइम तो कुछ फोक स्टोरीज हो गई, कहानियां हो गई, उसमें विजुअलाइज करा जाता था नेशन को एज अ फीमेल फिगर। अब फीमेल फिगर की तरह विजुअलाइज करा जा रहा है, मतलब कि औरतों की तो बहुत ज़्यादा केयर होती होगी। बिल्कुल नहीं, उल्टा होता था। बल्कि जो औरतें थी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी। एक तो राइट टू लैंड नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, इतने सारे उनके साथ राइट्स नहीं थे, तो अत्याचार था औरतों के ऊपर। और फिर भी नेशन को
पोर्ट्रे करा जाता था एज अ फीमेल फिगर। काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक बात है ये। अब बात करते हैं नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की। तो देखो, बल्कान्स एक जोग्राफिकल रीजन था जहाँ पर बहुत सारी, जैसे हम लोग यूरोप या एशिया के अंदर देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर है बुल्गारिया, रोमेनिया, ग्रीस, मैक्सिडोना, तो ये सब क्या थे, ये बल्कान्स के अंदर ही आते थे। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ये जो बल्कान्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती थी, ये लोग हमेशा एक चीज़ को लेकर जेलस रहते थे और लड़ते रहते थे। जैसे मान लो रोमेनिया और बुल्गारिया वाले हैं, तो ये बुल्गारिया वाले सोचेंगे यार रोमेनिया के पास तो बहुत ज़्यादा जगह है, इनकी थोड़ी सी जगह हम ले लें, और ये जो रोमेनिया वाले थे ये सोचते रहते थे कि इनकी जगह हम ले लें। तो इसी चीज़ को लेकर ये लोग जेलस रहते थे एक दूसरे से। अब ये लोग तो घर के घर में जेलस हो रहे थे, लेकिन इस पूरे रीजन को, जो बल्कान्स वाला रीजन था, इसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल ओटोमन एम्पायर का था। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें ये लोग एक दूसरे के बीच में ही लड़ते रहते थे, सोचते रहते थे कि हम इसको कंट्रोल कर लें, हम इसको कंट्रोल कर लें, क्रोएशिया सोच रहा है को मैं स्लोवेनिया के ऊपर कंट्रोल कर लूँ, तो यही इनके बीच में सोच चलती रहती थी। इस चीज़ पर ध्यान गया किसका, यूरोप का। अब ये जो यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करें इस बल्कान्स वाले एरिया में। अब इसी की वजह से क्या होता है, हमारा वर्ल्ड वॉर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न ही ये था। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है फिनिश होता है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।